हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने परीक्षा वाणी की सीरीज स्टार्ट की हुई है और परीक्षा वाणी की सीरीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्याय नंबर 15 पर दूसरा लेक्चर लिया था। आज ये समाप्त हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसका एंड कर देते हैं। लेकिन इससे पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। अभी आने वाले वीक में जो आने वाला संडे है 14 जुलाई का, इसमें एक आपका अपर पीसीएस का एग्जाम होना है और अपर पीसीएस के एग्जाम के लिए हम लोग कुछ विशेष क्लासेस लेकर आ रहे हैं जी, जो आपकी शायद से कल से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और ध्यान देना, वे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी अपर पीसीएस के लिए जी। जिन लोगों ने नहीं किया है अब तक और उन्हें समस्या है अपने सब्जेक्ट उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें जी, उत्तराखंड के लगभग, तो इसलिए अच्छा खासा फोकस रखेंगे उत्तराखंड पर। हम लोग उसी को लेकर आने वाले हैं और लगभग प्रयास करेंगे हर संभव आपके साथ कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर दिलाए। ये तो पेपर होने के बाद ही आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने 4-5 दिन में क्या काम किया। तो ध्यान से पहले इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देते हैं आज, फिर उसकी ओर को हम लोग बढ़ेंगे, उस टारगेट की ओर को। तो देखिए जरा, हम लोग जो इसमें काम कर रहे थे, कहां तक इसमें काम हो चुका था। शायद से हम लोगों ने औद्योगिक आस्थान कर लिए थे, औद्योगिक आस्थान कर लिए थे, उसी के बाद में आगे चलते हैं अब हम लोग। हाँ जी, यहाँ तक हम लोग जो ये टॉपिक था हमारा मेगा फूड पार्क वगैरह का, अनोखा फूड पार्क, ये सब हो चुका था। इससे आगे की बात है आज। देखिए, प्रमुख उद्योग भारी एवं मध्यम, प्रमुख उद्योग भारी एवं मध्यम में देखना, हम लोग कहेंगे राज्य में स्थापित कुल 329 वृहत उद्योगों में से, मतलब वृहत का मतलब बड़े उद्योग है, 329 बड़े उद्योग में से 329 बड़े उद्योगों में से सर्वाधिक उद्योग कहां मिलेंगे? उधम सिंह नगर जिले में है। हमने कहा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उद्योग जो वृहत उद्योग है वहां कहा? उधम सिंह नगर में, और उसके बाद क्रम से दूसरे नंबर पर हरिद्वार में है, तीसरे नंबर पर देहरादून। बस 3 तक ही याद रख लेंगे, हालांकि 2 तक ही काम चल जाएगा, तीसरा बता रहे जी केवल। हमने कहा भारी और मध्यम उद्योग में वृहत उद्योग सर्वाधिक कहां पर है? उधम सिंह नगर में है, दूसरे नंबर पर हरिद्वार, तीसरे नंबर पर देहरादून है। इसके बाद आगे चले, बॉक्स को छोड़ दे, आगे चीनी उद्योग पर आए। जो बता रहे केवल उतनी बात को अंडरलाइन करेंगे, किताब में अनावश्यक छोड़ के चलेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। चीनी उद्योग वर्तमान में राज्य में कुल 8 चीनी मिल काम कर रही है। हमने पढ़ा पीछे दूसरी बुक में, पुरानी बुक में 10 चीनी मिल है, लेकिन वर्तमान में जो कार्यरत है वे 8 चीनी मिल है, जिनमें से 3 सहकारी चीनी मिल है, सहकारी, और 2 कैसी चीनी मिल है? सरकारी। गवर्नमेंट के अधीन 2 है और 3 क्या है? सहकारी है। सहकारी जिनमें हम लोग कह सकते हैं सरकार की पूंजी भी लगी है और प्राइवेट सेक्टर की पूंजी भी लगी है। 3 अर्ध सरकारी कह सकते हैं एक प्रकार से, और 3 कैसी है जी? निजी है, प्राइवेट है। 8 चीनी मिल में से 3 सहकारी, 3 निजी और 2 सरकारी चीनी मिल है, याद रखकर चलेंगे। राज्य की सभी चीनी मिलें केवल उधम सिंह नगर में देखो कितनी है? 4, हरिद्वार में देखो कितनी है? 3, और देहरादून में देखो कितनी है? 1। तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून 3 जिलों में फैली पड़ी है 8 चीनी मिलें, जिनमें से सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां मिले? उधम सिंह नगर में मिले 4 चीनी मिले, दूसरे नंबर पर हरिद्वार है जी आपका। आगे देखो सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग में चूने के भंडार होने के कारण, देखो होने के कारण अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में, मतलब देहरादून में चूने के अच्छे खासे भंडार है देहरादून में, और चूने के भंडार होने के कारण सीमेंट फैक्ट्रियां वहां पर लगी है, क्योंकि जो चूना है, चूने से क्या तैयार किया जाता है? सीमेंट तैयार किया जाता है। तो जहां पर चूने के भंडार है वहीं पर हम लोग कहेंगे सीमेंट फैक्ट्रियां अधिक है। कुछ प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम देखो जरा, पेपर में मिलान करने को आ जाते हैं। इनमें से हम लोग कहेंगे स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश देहरादून में है। स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड अंडरलाइन करेंगे, पेपर में आ जाता है ये पर्सन जी, ऋषिकेश में पड़ती है स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश देहरादून में। दूसरी है रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री, या रानी पोखरी देहरादून में है ये। स्टेडिया केमिकल्स ऋषिकेश में और एक रानी पोखरी देहरादून में। एक कोन वाला सीमेंट फैक्ट्री, ये गुनियाल गांव राजपुर देहरादून में है। कोन वाला है एक, ये गुनियाल गांव राजपुर देहरादून में है कोन वाला। एक रानी पोखरी है, ये रानी पोखरी देहरादून में है। तो 3 सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम याद रखेंगे, स्टेडिया केमिकल्स, रानी पोखरी और कोन वाला। कोन वाला गुनियाल गांव राजपुर में,
रानी पोखरी देहरादून में और स्टेडिया केमिकल्स ऋषिकेश में है। आगे चलो, मार्बल उद्योग भी सबसे ज्यादा कहाँ है? देहरादून में, याद रखेंगे बस। कागज उद्योग देखो, राज्य में कागज उद्योग विकसित अवस्था में है। वर्तमान में यहाँ कुल 14 कागज मिल है। वर्तमान में 14 कागज मिल है। राज्य की कुल 14 कागज मिलों में से 13 उधम सिंह नगर में। अब देख लो, उत्तराखंड में 14 कागज मिल है, जिनमें से 13 उधम सिंह नगर में मिली और एक नैनीताल में है। और नैनीताल में कौन सी, उसका भी नाम देखो, नीचे लिखा है। एशिया का सबसे बड़ा कागज का कारखाना, उसका नाम है सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड मिल। कहाँ है? लाल कुआं, नैनीताल में। पेपर में आता रहता है। पूरे भारत का सबसे बड़ा कागज का कारखाना और पूरे भारत के साथ साथ में एशिया का सबसे बड़ा कागज का कारखाना लाल कुआं नैनीताल में है और उसका नाम है सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड मिल। उसका नाम मिल रहा है सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड मिल है। देखो आगे जरा, सूती वस्त्र उद्योग। राज्य में सूती वस्त्र की मिल है देहरादून में, उधम सिंह नगर में, नैनीताल जिलों में है। हमें देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में राज्य में सूती वस्त्र की मिल है। लेकिन सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ लगी है? यह है काशीपुर में। और काशीपुर कहाँ? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल का नाम हम लोग कहेंगे काशीपुर में, और वो कहां पर है? उधम सिंह नगर में सबसे पुरानी सूती मिल। अब देखो जरा आगे, ये बॉक्स आपको पढ़ा दिया था हमने, यहां से बॉक्स से देखनी थी हमें चीजें, ये समझा चुके हैं पिछले क्लास में हम आपको। इसके बाद आइए, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 में आई है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति क्या है? यह नीति प्रदेश में मजबूत स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र के विकास की गति और तेज करने की राह खोलती है। इस नीति के माध्यम से जो हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर जी हम लोग देख कर चले इसे। यहाँ पर देखो, इसमें लिखा है राज्य सरकार ने इनोवेटर्स व उद्यमियों के लिए वन स्टॉप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में स्टार्टअप आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। वन स्टॉप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म ये स्टार्टअप नीति के तहत चला है, जो इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे अपना। इसके माध्यम से इनक्यूबेटर, मेंटर, निवेशक, सक्सेस संस्थान, छात्र और सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में खुद को अपडेट रख सकते हैं। तो हमने केवल जो बात इंपॉर्टेंट थी उन्हें देखा है अभी, ठीक है। उसके बाद इसे देख लेंगे उद्देश्य में, यहाँ पर क्या उद्देश्य इस नीति का, इसे अंडरलाइन कर देंगे। इसके माध्यम से इनक्यूबेटर, मेंटर, निवेशक, शैक्षिक संस्थान, छात्र और सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे के साथ जुड़कर स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में खुद को अपडेट रख सकते हैं। नीति के मुख्य बिंदु देखो नीचे, एक बिंदु पर क्या लिखा है? 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करने की नई नीति। हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित करने का लक्ष्य है 2023 में जो आई है। राष्ट्रीय पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए तक की मदद, और राष्ट्रीय पेटेंट के लिए ही है, और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी। और राष्ट्रीय स्तर पर जो आप लोग काम करेंगे उसमें 1 लाख रुपए तक की। रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रति माह 15,000 रुपए का मासिक भत्ता भी मिलेगा। रजिस्टर्ड पर स्टार्टअप है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या जमीनी स्तर पर नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को 20,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। अब देखो ये क्या बनता है पर्सन ये बनता है, देखो बताते हैं आपको कि उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत कौन सा मुख्य बिंदु है, कौन सा मुख्य बिंदु इससे मेल नहीं खाता। तो हमने कहा पहला मेल खाता है 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करने की नीति है। हर जिले में एक इनक्यूबेटर भी स्थापित होगा। 1000 स्टार्टअप स्थापित होंगे 5 साल में, ये बता गया एक लक्ष्य। तो ये दूसरा है राष्ट्रीय पेटेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो काम होगा प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए, और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख रुपए। और रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप है जिसका, उसे प्रति माह 15,000 रुपए, और अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर वाले रजिस्टर्ड को प्रति माह 20,000 रुपए भत्ता मिलेगा। कौन सा मेल खाता है कौन सा नहीं, यहां से प्रश्न बन जाते हैं पेपर में। फिर देखो जरा आगे, नए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए, और मौजूदा इंक्यूबेशन सेंटरों के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। जो नए इंक्यूबेशन सेंटर है
उन्हें 1 करोड़ रुपए, और जो पुराने हैं उन्हें 50 लाख तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। अब देखो जी कितना प्रॉफिट यहाँ पर देकर जा रही है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति। आप लोग ध्यान से देखना है, उससे अपना व्यवहार में देखना, और किसी को लगाना होगा तो आप लोग उसकी तैयारी करना अगर किसी को देखना होगा। चलिए देखो नंबर 5 पर देखो, पंजीकृत स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक की एक मुश्त सीड फंडिंग मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या जमीनी स्तर पर नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को 12.5 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग मिलेगी। पंजीकृत स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक की एक मुश्त सीड फंडिंग मिलेगी। नंबर 6 पर ट्रेडमार्क औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन पर 10,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ट्रेडमार्क या औद्योगिक डिजाइन के लिए 10,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। हमें कैसे पढ़ना है? हमें पढ़ना है ये कि उत्तराखंड स्टार्टअप नीति में कैसे पर्सन निकालोगे। ये 2003 की है, क्या क्या इसके उद्देश्य है, कौन सा इसका पोर्टल है? पोर्टल है वन स्टॉप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, पोर्टल ये है। और देखो यहाँ पर जी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है इसके माध्यम से क्या क्या होगा, ये सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे के साथ जुड़कर अपडेट रखेंगे। और क्या क्या इसके बिंदु है, नंबर 1 बिंदु, 2, 3, 4, 5 बिंदु बताए, और 6 बिंदु बताए। प्रत्येक को ध्यान से पढ़ना, एक भी बिंदु पेपर में फंसा देगा। जिस प्रकार का पैटर्न चला हुआ जी पेपर में, ध्यान देकर चलना जी। हस्तशिल्प और लघु और कुटीर उद्योग। हस्तशिल्प क्या है? हाथों के द्वारा तैयार किए गए सामान। लघु और कुटीर उद्योग क्या है? छोटे छोटे सामान जो घरों में आसपास में थोड़े से जगह पर ही और थोड़े से क्षेत्र में ही हम लोग इसे तैयार कर सकते हैं, अपने कम मजदूरों के साथ, कम मजदूरी के साथ तैयार कर सकते हैं। वो हस्तशिल्प, लघु और कुटीर उद्योग है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य गठन से पूर्व भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु और कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ था। तो हमने कहा कि भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु और कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ था। गठन के बाद सरकार इसके विकास पर और अधिक जोर दे रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावना है। राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प और लघु कुटीर उद्योग इस प्रकार है। हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर, सुनो ध्यान से, बस यहाँ से जितना भी पैरा मिला है इसमें क्या पढ़ोगे आप लोग पेपर में। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां क्या है? पहाड़ में हम लोग देखते हैं मैदान कम है और चट्टानें अधिक है, वहां बड़े उद्योग नहीं लगा सकते हैं। तो दुर्गम भौगोलिक स्थितियों के कारण राज्य गठन से पहले भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु और कुटीर उद्योगों का विकास ही अधिक हुआ है। तो छोटे छोटे तो उद्योग लगा सकते हैं, क्योंकि मैदान नहीं है, पर्वतीय भूमि है, इतना एरिया वहां पर नहीं चल सकता है, वहां पर भारी वाहन नहीं जा सकते, सामान को नहीं ला सकते हैं इस प्रकार से ज्यादा, तो टर्नओवर नहीं हो सकता, बड़े बड़ी जगह नहीं मिल सकती है, वहां पर चट्टान खिसक सकती है। इस कारण से बड़े उद्योग हम लोग नहीं लगा सकते। दुर्गम भौगोलिक स्थिति है ये है दुर्गम भौगोलिक स्थिति। तो बड़े भारी उद्योगों की अपेक्षा छोटे लघु उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। इसी में हम लोग जानेंगे छोटे लघु उद्योगों में कौन कौन से उद्योग। देखो यहां से प्रश्न बनता है जी आपका, एक नाम है जी रिंगाल। यहां से कई बार प्रश्न आया है, आप लोग ध्यान देकर चलना, कई बार पेपर में प्रश्न उठाए रिंगाल से जी। तो रिंगाल के विषय में जानो, रिंगाल क्या है। पहला प्रश्न तो ये एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है, घास से अंडरलाइन करके चलना रिंगाल। और रिंगाल, बांस और रिंगाल से क्या तैयार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांस और रिंगाल से डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा ये बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं, किससे तैयार होते हैं, पेपर में आ जाता है, प्रश्न उठता है कि मोस्टा किससे बनता है, तो बांस और रिंगाल से। टोकरी किससे बनती है, बांस रिंगाल से। चटाई किससे बनती है, बांस रिंगाल। बांस रिंगाल क्या है, एक घास है, अंडरलाइन करके चलेंगे। और इसका सबसे ज्यादा हम लोग देखकर चलेंगे कार्य कहाँ चल रहा है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग का काम चल रहा है रिंगाल से। ये पुश्तैनी उद्योग है, मतलब पहले से चला आ रहा जी, दादा परदादा करते आ रहे पुश्तैनी उद्योग है, तो हम लोग देखते हैं रिंगाल जी। आगे देखो ऊनी वस्त्र उद्योग में, ऊनी वस्त्र उद्योग में हम लोग देखकर चलेंगे राज्य में ऊनी वस्त्र के ग्रह उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग हम लोग पढ़ेंगे। ऊनी वस्त्र में हम लोग देखकर चलेंगे ऊनी वस्त्र कहाँ का प्रसिद्ध है, अंडरलाइन करें केवल इतनी बात, पौड़ी और अल्मोड़ा की ऊनी सोल प्रसिद्ध है। ऊनी जो साले हैं प्रसिद्ध है पौड़ी गढ़वाल की, जो ऊन से तैयार की जाती है साले, गर्मी में सर्दियों में आपके काम आती है। जो पौड़ी और अल्मोड़ा की जो ऊनी सोल है वे प्रसिद्ध है पूरे उत्तराखंड में, पौड़ी और अल्मोड़ा के। आगे देखो जरा, प्रश्न जो आवश्यक है पेपर में वही यहाँ थी, बहुत जिले हो रहे इकट्ठे, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं आपको जी, केवल पौड़ी और अल्मोड़ा की ऊनी सोल प्रसिद्ध है। देखो हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग में जानो कि हथकरघा हाथों के द्वारा चलाया गया सामान। देखो हाथ चलित या शक्ति चलित करघों से सूती वस्त्र बनाने का कार्य, अंडरलाइन करेंगे। हथकरघा में सूती वस्त्र हाथ चलित या शक्ति चलित
करघों से सूती वस्त्र बनाने का कार्य उधम सिंह नगर इंपोर्टेंट, नैनीताल इंपोर्टेंट, आदि जिलों में किया जाता है। उधम सिंह नगर नैनीताल को कर ले बस। हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उधम सिंह नगर और नैनीताल। भंगेल हस्तशिल्प उद्योग में क्या है? हथकरघा उद्योग में देखेंगे हाथ चालित या शक्ति चालित करघों से सूती वस्त्र बनाने का कार्य उधम सिंह नगर नैनीताल का प्रसिद्ध है। भंगेल हस्तशिल्प में क्या है? भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से कुतले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि तैयार किए जाते हैं। हमने कहा भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से कुतले, कंबल, दरी, रस्सियां। प्रश्न बनता है कि हमने कहा ऊनी सोल कहाँ की प्रसिद्ध है? पौड़ी और अल्मोड़ा की। और कुतले, कंबल, दरी, रस्सियां किस उद्योग में शामिल है? भांग के पौधों से तैयार करते हैं। ऐसे ही सुनो जरा, अगर कहने लगे टोकरी, मोष्ठा, सूप किससे बनते हैं? रिंगाल हस्तशिल्प उद्योग में, रिंगाल से तैयार करते हैं। प्रश्न समझ पा रहे कैसे निकलेंगे जी? आप लोग ध्यान देना, भांग के पौधों से कुतले, कंबल और दरी, रस्सियां बनते हैं। आगे चलो, रेशम उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? देखे जरा, रेशम उद्योग देहरादून का प्रसिद्ध है, देहरादून का प्रसिद्ध है जो रेशम उद्योग हम लोग देखकर चलेंगे। रेशम सहकारी संघ लिख देना, कहां पर है? प्रेमनगर देहरादून में। हम लोग लिखेंगे रेशम सहकारी, रेशम सहकारी संघ। रेशम सहकारी संघ कहां पर है? तो हम लोग लेकर चलेंगे प्रेमनगर। और प्रेमनगर कहां पड़ता है? देहरादून। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर में, और प्रेमनगर कहां है? देहरादून में है प्रेमनगर। तो रेशम सहकारी संघ यहाँ पर है, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो रेशम के जो हम लोग कहते हैं सहतूत के पत्तों पर इसके कीड़े पनपते हैं। सहतूत के पत्तों पर रेशम पालन का काम चलता है। उनके जो लार्वा है हम लोग देखते हैं, उनसे रेशम तैयार होती है। सहतूत के पत्तों पर लिखना चाहे तो लिख लेना रेशम कीड़ों का पालन, रेशम कीड़ों का पालन, रेशम कीड़ों का पालन। रेशम कीड़ों का पालन किस पर होता है? शहतूत के पत्तों पर, शहतूत के पत्तों पर होता है रेशम कीड़ों का पालन। और उन्हीं के जो रेशम के जो कीड़े होते हैं वे लार्वा छोड़ते जाते हैं अपने से, और वही लार्वा बाद में क्या बनाया जाता है? रेशम बनाया जाता है उससे। तो देखो जरा, कालीन उद्योग, यहां से प्रश्न क्या उठेगा? कालीन उद्योग के लिए धारचूला और मुनस्यारी बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ। पिथौरागढ़ के दो स्थान है धारचूला और मुनस्यारी, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न तो ये, चमोली को छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिथौरागढ़ का धारचूला और मुनस्यारी नहीं छोड़ पाने के। तो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ का धारचूला और मुनस्यारी। और कालीन उद्योग में और देखो जरा, कुछ क्षेत्रों में भेड़ों के ऊन से, कुछ क्षेत्रों में भेड़ों के ऊन से कालीन, कंबल, चुटका, पश्मीना, दन, थुलमा, पंखी आदि बनाए जाते हैं। तो ये हमारे किस में है? कालीन उद्योग में भी आते हैं ये हमारे। पीछे भांग के पौधों से कुतला, कंबल, दरी, रस्सियां वहां भी पड़े थे, समझ पा रहे? कंबल वहां भी बना था। अब कालीन उद्योग कहां प्रसिद्ध है? धारचूला और मुनस्यारी। और कालीन उद्योग में कौन शामिल है? कालीन में कंबल, चुटका, पश्मीना, दन, थुलमा और पंखी, ये सारी किसमें शामिल है? कालीन उद्योग में। आइए जरा आगे, धातुओं का काम तो पूरे उत्तराखंड में चलता है। धातुओं से ही, धातुओं से सामान बनता है, बर्तन वगैरह बनते हैं, पूरे उत्तराखंड में चलता है। लेकिन अगर बताए आपको, यहां पर देखो लिखा है राज्य के कई भागों में धातुओं से कलात्मक वस्तु और बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा का ताम्र धातु उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। अंडरलाइन कर दे बस। तांबे से जो सामान बनता है हम लोग देखेंगे धातुओं का, वो कहाँ का प्रसिद्ध हो रहा है? अल्मोड़ा का प्रसिद्ध हो रहा है। तांबे से जो हम लोग सामान देख रहे हैं वो अल्मोड़ा का प्रसिद्ध है। हम लोग देखकर चले जो तांबे का सामान है। और इसी में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर जी? अल्मोड़ा को क्या कह सकते हैं? ताम्र नगरी। ताम्र नगरी कौन है? तांबे की नगरी अल्मोड़ा। लिखकर चलेंगे जरा आप लोग, ताम्र नगरी कौन मिलेगी? अल्मोड़ा। तांबे का सबसे ज्यादा सामान यहाँ पर यूज किया जाता है, इस कारण से हम लोग कहेंगे इसे ताम्र नगरी अल्मोड़ा को। उसी के साथ में चलो आगे जरा, मृत्तिका शिल्प उद्योग। मृत्तिका क्या होती है? पहले तो मृत्तिका पता है किसे बोलते हैं? मिट्टी को मृत्तिका कहते हैं, मिट्टी। बस ये समझ लेना आप लोग, काम बन गया। मृत्तिका शिल्प मतलब मिट्टी से बहुत सामान बनता है, जैसे बर्तन बनते हैं मिट्टी के, दीप बोलते हैं दिए, डिकारे बनते हैं डिकारे, सुराही होती है कलश के आकार में, ऐसी होती है जी, घड़े के आकार में ये सुराही बनती है जी, इसे सुराही कहते हैं। तो सुराही होती है ऐसी। कलश बनता है जी, कलश जो हम लोग देखते हैं जी, कलश ऐसा ही होता है जी। कलश भी जो आप लोग देखते हो कि गंगा नदी में जाते हो जी, जिस समय माताएं जाती है गंगा नदी में जी, वहां पर जी लेकर जी अपने कलश में आम के पत्र वगैरह किसी त्योहार पर जी। तो बर्तन, दीप, डिकारे, सुराही और कलश,
ये देखते हैं आदि बनाने का कार्य प्राय संपूर्ण उत्तराखंड में होता है। यह है मृतिका शिल्प, मतलब मिट्टी का सामान से जो तैयार होता है, बर्तन, दीप, डिकारे, सुराही और कलश बनता है। ये हम लोग देखकर चलें कि अगर प्रश्न बन जाए आपके पास कि डिकारे कौन से उद्योग में, मृतिका शिल्प या मिट्टी उद्योग, सुराही किस में, मृतिका शिल्प या मिट्टी में। हमने कहा पश्मीना कौन से उद्योग में, कालीन उद्योग में पश्मीना। देखो हमने कहा पश्मीना कौन से उद्योग में, कालीन उद्योग में। चले जा रहा चर्म उद्योग, आइए चर्म शिल्प। चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या कहते हैं, बाड़ाई या सार्की, अंडरलाइन करेंगे। चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाड़ाई या सार्की कहा जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है, लोहाघाट का, जोहार घाटी का, नाचनी का और मिलम का। लोहाघाट, जोहार घाटी, नाचनी और मिलम आदि स्थान चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चर्म उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, हम लोग देख कर चलेंगे। लोहाघाट, जोहार घाटी, नाचनी और मिलम, ये चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हम लोग पढ़कर चलेंगे। चर्म उद्योग का काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उन्हें बाड़ाई या सार्की कहा जाता है। चावल उद्योग, चावल उद्योग में देखेंगे राज्य की अधिकांश चावल मिलें देहरादून, ऊधम सिंह नगर जिलों में है। उत्तराखंड की अधिकांश चावल मिल कहां पर है, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिलों में है उत्तराखंड की अधिकांश चावल मिलें। इसके अलावा हरिद्वार में भी चावल मिल लगी है। हमने कहा चावल मिल सबसे अधिक कहां मिले, देहरादून, ऊधम सिंह नगर में। देहरादून में उत्तम किस्म का चावल उत्पादित होता है। उत्तम किस्म का चावल कहां मिलता है, देहरादून में। नाम लिख देना, नाम लिख देना जरा, बासमती चावल। बासमती चावल के लिए कौन प्रसिद्ध है, हम लोग कहेंगे देहरादून। बासमती चावल, बासमती चावल के लिए कौन प्रसिद्ध है, देहरादून। लिख कर चलेंगे आप लोग, जरा समझ गए आप लोग बात को। देखो जरा एक और प्रश्न बनता है, बताते हैं। लाल चावल, लाल चावल कहां का प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में लाल चावल। तो इसे लिख देना आप लोग, लाल चावल है सिराई घाटी का, सिराई घाटी। लाल चावल सिराई घाटी का प्रसिद्ध है। और कहां है सिराई घाटी, उत्तरकाशी। सिराई घाटी कहां है, उत्तरकाशी में सिराई घाटी है, यहाँ का लाल चावल। और देहरादून का बासमती चावल प्रसिद्ध है। बाकी चावल उद्योग के लिए देहरादून प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पर ऊधम सिंह नगर भी हम लोग देख रहे हैं जी। देखो कत्था उद्योग, कत्था उद्योग नैनीताल जिले का हल्द्वानी शहर कत्था बनाने का कार्य करता है। लकड़ी फर्नीचर, लकड़ी फर्नीचर भी देहरादून, हल्द्वानी, अंडरलाइन करेंगे। बैंत फर्नीचर, बैंत एक पहाड़ी घास है, ठीक है। और देहरादून, नैनीताल में हम लोग देखते हैं बैंत से छड़िया बनाई जाती, जो पुलिस वालों के पास होती है बैंत की छड़िया होती है जी में, ठीक है जी। तो देखो जरा जी, हमने कहा बैंत, बैंत के लिए कौन प्रसिद्ध है, बैंत एक पहाड़ी घास है। और देहरादून और नैनीताल प्रसिद्ध है बैंत के लिए, देहरादून और नैनीताल प्रसिद्ध है। खेल के सामान, राज्य में खेल के सामान के लिए नैनीताल और देहरादून जिले प्रसिद्ध है, अंडरलाइन करके चलेंगे। नैनीताल और खेल, देखो बैंत फर्नीचर में भी देहरादून, नैनीताल, खेल के सामान में भी देहरादून, नैनीताल, लकड़ी फर्नीचर देहरादून, नैनीताल, और कत्था उद्योग हल्द्वानी, नैनीताल। तीनों चारों को एक साथ जोड़ के पढ़ना तो याद हो जाएगा। आगे चलो, पंचक्की, पंचक्की उद्योग, पंचक्की मतलब घराट। पंचक्की मतलब घराट का उपयोग राज्य में मध्यकाल से ही अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। पंचक्की या घराट का प्रयोग किस लिए होता है, अनाज पीसने के लिए किया जाता रहा है। इसकी स्थापना छोटी छोटी नदियों पर की जाती थी। नदी का जल रोककर उसे गिराया जाता था, उससे चक्की चलती थी। तो हमने कहा पंचक्की, पंचक्की उद्योग कैसा है, इसे घराट का नाम दिया। पहले तो याद रखना पंचक्की का ही नाम घराट है। उपयोग राज्य में मध्यकाल से ही अनाज के पीसने के लिए किया जाता रहा है। इसकी स्थापना छोटी नदियों पर की जाती थी। नदी का जल रोककर फिर उसे गिराया जाता था, उससे चक्की चलती थी। विद्युत और डीजल इंजन के अस्तित्व में आने के बाद पंचक्की लुप्त हो गई। जब पहले हम लोग देखते थे कि नदियों का जल गिरा करके चक्कियों को चलाया जाता था, बाद में विद्युत इंजन आ गए और डीजल इंजन आ गए, इनके माध्यम से फिर चक्कियां चलने लगी, तब इनसे अनाज पीसने लगे। अन्यथा पहले पंचक्की के माध्यम से अनाज पीसा जाता था जी। आप लोग इसे सर्च करके देखना है एक बार गूगल पर कहीं पर कि पंचक्की कैसी होती है, आप लोगों को चीजें पता लगेगी। देखो जरा, अब ध्यान देना, अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया। हमने कहा पंचक्की क्या है, पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा मिला। उत्तराखंड में किसे लघु उद्योग का दर्जा दिया है, पंचक्की को उत्तराखंड में लघु उद्योग का दर्जा दिया है। कब दिया है, अप्रैल 2001 में दिया गया। पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा अप्रैल 2001 में दिया गया है। देखिए आगे, हिमाद्री, हिमाद्री ब्रांड,
राज्य के शिल्प उत्पादों के विपणन हेतु एक संघ का गठन किया गया। शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में विपणन हिमाद्री ब्रांड नाम से जाना जाता है। हमने कहा उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री ब्रांड के नाम से जानते हैं उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों को। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहां पर है? ये लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में। अभी देखो ये हिमाद्री ब्रांड पेपर में आता भी आप करके, पीछे संडे गया है, संडे में पेपर हुआ होगा, उठाकर देखना आप लोग जी। हिमाद्री ब्रांड के नाम से उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों को बेचा जाता है, ध्यान देकर चलना ऐसे पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा रखा हमने ये भी। लघु उद्योग सेवा संस्थान ये कहां पर है? हल्द्वानी में। और देखो क्राफ्ट डिजाइनिंग केंद्र कहां पर है? ये क्राफ्ट डिजाइनिंग केंद्र काशीपुर में है। हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइनिंग केंद्र एक प्रश्न बन जाता है कि किससे संबंधित है? हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से संबंधित एक क्राफ्ट डिजाइनिंग केंद्र कहां पर है? काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइनिंग केंद्र। आइए जरा आगे देखो वूल बैंक। वूल बैंक क्या है? राज्य में ऊन के क्रय विक्रय हेतु वूल बैंकों की स्थापना की गई है। ऊन को क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। ऊन को खरीदने और बेचने के लिए वूल बैंक बने हैं। वूल मतलब ऊन है। तो देखे जरा, हमने कहा वूल से अर्थ क्या है? ऊन है। और देखो ये हमारे चलाए गए हैं। उसी के साथ देखो जरा हम लोग काम कर रहे हैं यहां पर जरा। ऊन से सूत बनाने और ऊन से ऊनी वस्त्र बनाने संबंधी अनेक प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र टिहरी के छम्मा छाम में, पिथौरागढ़ के तवा में, पौड़ी के देवगढ़ में, देहरादून के प्रेमनगर में, नैनीताल के भीमताल में, चमोली के भद्रतुल्ला आदि जिलों में स्थापित किए गए हैं वूल बैंक। वूल बैंक कहां कहां लगे हमें देखकर चलना है। वूल बैंक कहां लगे? टिहरी के छम्मा छाम में, पिथौरागढ़ के तवा में, पौड़ी के देवगढ़ में, देहरादून के प्रेमनगर में, नैनीताल के भीमताल में, चमोली के भद्रतुल्ला में वूल बैंकों की स्थापना की गई है। देखिए जी आगे एक प्रश्न और। एक जनपद दो उत्पाद, अंडरलाइन करना, प्रश्न उठता रहता है जी ऐसे प्रश्न जी। अक्टूबर 2021 में चलाया गया। एक जनपद दो उत्पाद की योजना अक्टूबर 2021 में चली है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना, पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाना और परंपरागत व शिल्प उद्योगों का विकास करना, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना, परंपरागत व शिल्प उद्योग का विकास करना, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यह है एक जनपद दो उत्पाद, अक्टूबर 2021 में चला। इसमें देखो इसके माध्यम से 13 जिलों में दो प्रमुख स्थानीय उत्पादों की पहचान डीएम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी। दो प्रमुख उत्पाद की पहचान कौन करेगी? डीएम की अध्यक्षता वाली समिति। स्थानीय उत्पादों का आवश्यक रॉ मटेरियल और नई तकनीकी के आधार पर विकास कर उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। एक जिला दो उत्पाद के उद्देश्य है, विशेषता है। हम लोग कभी कभी इनकी विशेषताओं को भी ऑप्शन में देख लेते हैं वहां पर। इसके तहत निम्न उत्पादों की पहचान जिलेवार की गई है यथा। देखे कौन से निम्न उत्पाद है ये लिखे हुए बॉक्स में। अल्मोड़ा में कौन सी? बाल मिठाई व ट्वीड कपड़ा, यह अल्मोड़ा का प्रसिद्ध है विश्व स्तर में। बागेश्वर में देखे पीतल उत्पाद और मंडवा के बिस्किट बागेश्वर के। चंपावत के लोहा उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद चंपावत। चमोली का क्या? हथकरघा उत्पाद और हर्बल तेल। देहरादून में बेकरी उत्पाद और मशरूम। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जी, कभी फंस गया पेपर में तो पता लगेगा आपको जी। हरिद्वार में गुड़ और शहद से बनी वस्तुएं। नैनीताल में एपन क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट। पौड़ी में हर्बल उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर। टिहरी गढ़वाल में फाइबर उत्पाद और टिहरी नथ। उत्तरकाशी में ऊन हस्तशिल्प और सेब। पिथौरागढ़ में ऊन उत्पाद और मुनस्यारी राजमा। रुद्रप्रयाग में मंदिर कलाकृति और प्रसाद उत्पाद। उधम सिंह नगर में मेथा ऑयल और मंजू घास। देखिए जरा, बस हमारे पास ये चार्ट बचा है कि उत्तराखंड में जीआई टैग की सूची 18 उत्पादों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके लिए 17 से 21 नवंबर 2023 में जीआई महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया। अंडरलाइन करना। जीआई महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ? देहरादून में आयोजित हुआ है। 17 से 21 नवंबर को आयोजित हुआ है। 18 उत्पादों के नाम उत्तराखंड के जीआई टैग में शामिल किए गए। इसमें लिखित 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। 18 उत्पादों के नाम यहां पर लिखे, आप लोग इन्हें देख लेना एक बार। पेपर में कभी भी आ जा सकता है कि उत्तराखंड का इनमें से कौन सा उत्पाद जीआई टैग वाला है और कौन सा नहीं है।
2022 तक राज्य में केवल 9 उत्पादों को ही जीआई टैग प्राप्त था। और अब देखो इनमें बासमती चावल, तेज पत्ता, एपण 8, मुनस्यारी, सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा भोटिया यादन और चूरा ऑयल और टमटा ये शामिल थे। और 18 को अब मिल गया जी। 2022 तक केवल 9 थे जी। 18 और 9 आप लोग जोड़ लेना अब, ठीक है जी। 27 हो गए। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया है। और हम लोग आप लोगों के लिए जो अपर पीसीएस होने वाला उसकी विशेष क्लासेज आपके लिए हम लोग लेकर आने वाले। कल से ही उसकी विशेष क्लासेज हम लोग लगभग स्टार्ट कर देंगे, या आज शाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेट करना आप लोग जरा। मिलते हैं आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, आप जरा फोकस रखिए अपनी जो भी स्टडी आप लोगों ने कर ली थी रिवाइज पर ओनली बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।